हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 12 को शुरू करेंगे। चैप्टर 12 जो हमें सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से रिलेटेड ऑफेंसेस के क्राइम्स के बारे में बताता है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सेक्शन 230 से लेकर और 263 ए तक के इसमें सेक्शन जो हैं वो हम देखते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए अलग अलग वीडियोस में थोड़े थोड़े सेक्शन जो हैं वो हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम सेक्शन 230 से लेके 230 तक के 240 तक के जो सेक्शंस हैं वो कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप फ्री में जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जो दूसरे मेजर लॉज हैं या एक्ट हैं वो सब हम केस लॉ के साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 230 की। लेकिन इस सेक्शन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी जो इसे आईपीसी में ऐड किया गया। देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर हम इस चैप्टर के बारे में समझें तो दरअसल पहले क्या होता था। पहले के टाइम आपने सुना होगा कि जब राजा महाराजा होते थे तो अलग अलग कॉइन्स, अलग अलग उनके सिक्के वगैरह, उनकी मुद्राएं चला करती थी। ये सब कब था? बहुत समय पहले था, जब ब्रिटिश काल से भी पहले ऐसा होता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर ब्रिटिश काल आया। इंडिपेंडेंस से पहले जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी कई अलग अलग तरह की मुद्राएं चला करती थी। और जब से फिर आईपीसी बना है तो आईपीसी क्योंकि 1860 में बनी है तो उसके बाद, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से काफ़ी पहले ही बन चुकी थी, तो उसके बाद क्या देखा गया कि बहुत ज़्यादा जैसे कॉइन से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस होता है या सरकारी स्टैंप वगैरह जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्टैंप वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड ऑफेंसेस को कवर करने के लिए ही ये चैप्टर बनाया गया है। तो चैप्टर 12 एक अलग से चैप्टर ऐड किया गया आईपीसी में जो कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में या सरकारी स्टाम्प से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में हमें बताता है ना। अब तो खैर देश में एक ही तरह के, अगर आप देखो तो एक ही तरह की मुद्राएं चलती हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। फिर बाद में क्या हुआ कि एक ही तरह का सिक्का चलने लगा। पहले अलग अलग सिक्के चलते थे लेकिन बाद में फिर एक ही तरह का सिक्के जो है वो शुरू कर दिए गए। बाकी की जो मुद्राएं, जो सिक्के पहले से चले आ रहे थे, उन्हें बंद कर दिया गया था। तो वही सब चीज़ें जानने के लिए, उन्हीं से रिलेटेड ऑफेंसेस, उनके बारे में क्या पनिशमेंट होगी, वो सब हमें इस चैप्टर में पता चलता है। मैंने आपको बताया है कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो थोड़े से सेक्शंस इस वीडियो में देखेंगे, बाकी आगे के अगली वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले बात जान लेते हैं कि 230 जो सेक्शन है वो हमें सिक्के की डेफिनेशन देता है, सिक्के की परिभाषा देता है कि सिक्का होता क्या है। तो देखिए, सिक्का जो है वो धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिक्का आईपीसी में एक ऐसी चीज़ को कहा गया है जो धन के रूप में, यानी पैसे के रूप में उपयोग में लाई जा रही हो, यूज़ में लाई जा रही हो। और इस तरह से उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति के प्राधिकार के द्वारा स्टाम्पित हो और प्रचलित धातु है। यहाँ पे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें दिखाई देती हैं जो सिक्के के बारे में, जिसके बारे में बताया गया है। पहली चीज़, जो पैसे के रूप में उपयोग हो रही हो। दूसरी चीज़, जो राज्य के द्वारा, यानी जो स्टेट है उसके द्वारा, प्राधिकार के द्वारा उसके स्टाम्पित हो, मतलब उस पर स्टैंप लगी हो सरकार की। और तीसरी चीज़, जो एक प्रचलित धातु हो। प्रचलित धातु मतलब जो उस समय, उस दौरान प्रचलन में हो, है ना, एक तरीके से वही चल रही हो। तो इसे कहा गया है आईपीसी में सिक्का। इसके अलावा जो सेकंड डेफिनेशन है वो दी गई है भारतीय सिक्के की। इंडियन कॉइन किसे कहेंगे हम? इंडियन कॉइन या भारतीय सिक्का, अकॉर्डिंग टू आईपीसी। तो भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग लाए जाने के लिए, यहाँ पे भी जो धन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो, भारत सरकार के प्राधिकार के द्वारा, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टाम्पित हो, उस पर स्टैंप लगी हो, या और प्रचलित धातु हो। और इस तरह से स्टाम्पित या प्रचलित धातु होनी चाहिए जो भारतीय सिक्का बनी रहेगी भले ही वो धन के उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो। तो यहाँ पे बेसिकली कॉइन की डेफिनेशन हमने देखी, इंडियन कॉइन की डेफिनेशन देखी है। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि सिक्कों में कौन सी चीज़ शामिल है और कौन सी नहीं है। तो देखिए, कौड़ियाँ सुना होगा आपने, पहले बहुत ज़्यादा कौड़ियाँ चला करती थी। तो अब क्या होता है कि कॉइन की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो कौड़ियों को मना किया गया है कि जो कौड़ियाँ चलती थी पहले समय में वो अब सिक्के की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन इसका यही है।
दूसरा अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े, यानी ऐसे तांबे के टुकड़े जो जिन पर स्टैंप ना लगी हो, जो अस्टाम्पित हो, वो भी सिक्कों की डेफिनेशन में नहीं आता है, भले ही वो धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हों। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है इलस्ट्रेशन से। तीसरा है पदक, जो मेडल्स वगैरह होते हैं उनको भी हम सिक्के नहीं मानेंगे, वो भी कॉइन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि वो धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आशायित नहीं है। मेडल्स को आप पैसे की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, धन के रूप में इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। और चौथा है, जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है, तो कंपनी रुपये को यहाँ पे भारतीय सिक्के की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। कंपनी रुपये को यहाँ पे भारतीय सिक्का, इंडियन कॉइन माना गया है इसके इलस्ट्रेशन में। इसके बाद आता है फर्रुखाबादी रुपया। फर्रुखाबादी जो रुपया है, जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, तो पहले टाइम में फर्रुखाबादी रुपये को भारत सरकार के द्वारा उपयोग में लाया जाता था, तो इसको भी भारतीय सिक्का माना गया है। हालांकि अब इसका उपयोग जो है वो बंद हो गया है, अब इसके उपयोग को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन है ये इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपकी कॉइन की डेफिनेशन में आती है और कौन सी चीज़ है जो आपकी इंडियन कॉइन की डेफिनेशन में आती है, भारतीय सिक्के की डेफिनेशन में आती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, यानी धारा 231, वो हमें बताता है सिक्के के कूटकरण के बारे में, यानी जैसा सिक्का है वैसा ही उसके जैसा दूसरा बना लेना, एक तरीके से फॉर्जरी करना। तो जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, यानी जैसा सिक्का ओरिजिनल सिक्का होता है उस ओरिजिनल सिक्के के दिखने जैसा ही एक नकली सिक्का बनाता है अगर कोई, तो नकली सिक्का अगर कोई बनाता है उसके लिए पनिशमेंट है 231 में। कहा गया है कि वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये चीज़ हमें क्लियर रखनी है कि अगर मान लीजिए एक पर्सन है और वो वैसा ही सिक्का बनाता है जैसा कि सिक्का है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि सिक्के की बात हो रही है, यहाँ पे इंडियन कॉइन की बात नहीं हो रही है, भारतीय सिक्के की बात नहीं हो रही है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सिक्के की के बारे में बनाता है जो एक विदेशी सिक्का है, विदेशी सिक्के के जैसा भी दिखने वाला सिक्का अगर कोई बनाता है, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी, 7 साल की उसको पनिशमेंट मिलेगी और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इतना ध्यान रखना है। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है, एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, इस स्पष्टीकरण के अनुसार, जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के जैसा दिखाई देने वाला इस आशय से, इस इंटेंशन से बनाता है कि वो उससे प्रवंचना करे। प्रवंचना का मतलब है दूसरे को धोखा दे, यानी उसे असली सिक्के के रूप में वो यूज करे। अगर कोई इसलिए कोई सिक्का बनाता है उसके जैसा, असली सिक्के के जैसा दिखाई देने वाला, संभाव्य जानते हुए बनाता है कि उससे प्रवंचना की जाएगी, तो वो यह अपराध करता है, यानी उसको सेक्शन 231 में पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसने एक सिक्के को इसलिए बनाया है, नकली सिक्के को इसलिए बनाया है क्योंकि वो उसे असली के रूप में उपयोग करेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 232। धारा 232 भारतीय सिक्के के कूटकरण के बारे में बताती है। एक पर्सन है, वो इसलिए भारतीय सिक्के जैसा दिखने वाला सिक्का बनाता है ताकि वो उसका असली के रूप में यूज करे, ठीक है ना, दूसरों को धोखा दे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए उसकी कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, तो वो आजीवन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई इंडियन कॉइन का भी कूटकरण करता है तो उसके लिए अलग से पनिशमेंट है, और पनिशमेंट है यहाँ पे ज़्यादा, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, या दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद आती है धारा 233, सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। अब एक व्यक्ति नकली सिक्के बनाना चाहता है ताकि वो असली के जैसे दिखे। इसके संबंधित ऐसे सिक्के बनाने के लिए अगर वो कोई भी अपने पास, उसके पास कोई उपकरण है ना, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो सिक्के बना सकता है, नकली सिक्के बना सकता है, तो उस चीज़ को अगर वो बनाता है या उसको बेचता है, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट दी जाएगी। क्या कहा गया है? जो कोई किसी डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए या संभाव्य जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण में उपयोग लाए जाने के लिए जो आशयित है,
बनाएगा, सुधारेगा या बनाने सुधारने की प्रक्रिया उसके किसी भाग को करेगा या खरीदेगा या बेचेगा, व्यनित करेगा, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 233 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे उपकरणों को, ऐसे टूल्स को जिनसे सिक्का बनाया जा सकता है, नकली सिक्का बनाया जा सकता है, उनको बनाता है, उनको बेचता है या उनको खरीदता है किसी व्यक्ति से, या उनका व्यापार करता है, व्यनित करता है, अपने पास रखता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 233 के अकॉर्डिंग 3 साल की पनिशमेंट और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद आती है धारा 234। ये बात करती है इंडियन कॉइन यानी भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना और बेचना। है तो बिल्कुल सेक्शन 233 की तरह, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे इंडियन कॉइन की यानी भारतीय सिक्के की। इसमें भी वही बात कही गई है कि जो कोई किसी डाई उपकरण या भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या जानते हुए विश्वास का कारण रखते हुए कि वो भारतीय सिक्के के कूटकरण में उपयोग लाए जाने के लिए आशयित है, उसको बनाएगा, सुधारेगा, बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या व्यनित करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 233 कर रही है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरणों को बनाना या बेचने के बारे में, और 234 बात कर रहा है भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए कोई टूल्स को बनाना, उपकरणों को बनाना या बेचने के बारे में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 235। धारा 235 कहती है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरणों या सामग्री को उपयोग में लाए जाने के लिए उसे कब्जे में रखना। अब कोई पर्सन नकली सिक्के बनाने के जितने भी उपकरण होते हैं, मतलब जिनसे वो नकली सिक्का बना सकता है, उन उपकरणों को, उन सामग्री को, क्योंकि वो प्रयोग करेगा, उनसे नकली सिक्के बनाएगा, इसलिए उसने उसको कब्जे में अपने रखा हुआ है। तो जो कोई किसी उपकरण या सामग्री को सिक्के के कूटकरण में उपयोग लाए जाने के लिए जानते हुए, विश्वास का कारण रखते हुए उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, उसको अपने कब्जे में रखेगा। यानी जिन टूल से वो नकली सिक्का बना सकता है, जिन चीज़ों से, उनको वो अपने कब्जे में रख रहा है। उसके पास से वो चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसे व्यक्ति की जो उन चीज़ों को अपने कब्जे में रखता है जिनसे वो नकली सिक्के बनाएगा। तो उन टूल्स को कब्जे में लाना, रखना भी यहाँ पे पनिशेबल है। और अगर मान लीजिए अगर वो टूल्स ऐसे हैं, वो उपकरण ऐसे हैं जिनसे वो भारतीय सिक्का बनाने के बारे में, भारतीय सिक्का बनाना चाहता है, उनको इसलिए अपने कब्जे में रख रहा है, तो फिर यहाँ पे पनिशमेंट बढ़ जाएगा। यहाँ फिर दोनों में से किसी भी भांति का कारावास हो जाएगा, जो 10 साल तक का हो सकता है, 10 वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दोनों सिक्कों की यहाँ पे बात हुई है। पहले हमें सिक्के के बारे में बताया गया और उसके बाद भारतीय सिक्के की बात हुई है। दोनों में पनिशमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क है। वहाँ पे 3 वर्ष का पनिशमेंट की बात हुई है और अगर भारतीय सिक्का है तो पनिशमेंट बढ़कर हो जाएगा 10 वर्ष। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं धारा 236 की, भारत के बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। अब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं भारत के बाहर कोई व्यक्ति असली दिखने वाले सिक्के के जैसा ही दूसरा सिक्का बनाए और वो उसको भारत में रहकर ही दुष्प्रेरित करता है, मतलब भारत में रहकर ही उसको उकसा रहा है कि वो बाहर भारत के कोई नकली सिक्का बनाए। तो जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर सिक्का के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा तो वो ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में ही किया हो। अब यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ है, जो कोई है ना, जो कोई बात है। यहाँ पे नागरिक की बात नहीं हुई है कि अगर कोई भारतीय नागरिक ऐसा करता है। मान लीजिए एक विदेशी है और वो भारत में रह रहा है, भारत में रहते रहते ही वो बाहर विदेश में, किसी दूसरे देश में, भारत के बाहर कोई नकली सिक्का बनाने के लिए अगर किसी को दुष्प्रेरित करता है तो वो भी यहाँ पे पनिशमेंट का दायी होगा, है ना, उसको भी यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे जो कोई वर्ड जो है लगा हुआ है। तो अगर कोई दुष्प्रेरण करता है किसी को भारत के बाहर नकली सिक्का बनाने के लिए, उसको उकसाता है, तो सेक्शन 236 अप्लाई होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आती है धारा 237, कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। अब कोई व्यक्ति जो नकली सिक्के हैं, जो कूटकृत सिक्के हैं, उनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत में उनको आयात करता है, भारत में उन नकली सिक्कों को मंगाता है, या भारत में से उनका निर्यात करता है, भारत के बाहर उन नकली सिक्कों को भेजता है। तो अगर कोई कूटकृत सिक्कों का, नकली बनाए गए सिक्कों का आयात निर्यात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है
और उसको ये पता है, ये जानता है वो या विश्वास का कारण रखता है, तो उसको दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 238। धारा 238 भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। अब कोई नकली भारतीय सिक्का बनाता है और उस नकली सिक्कों को आयात या निर्यात करता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, तो सेक्शन 238 अप्लाई होगा, 238 लागू होगी धारा। जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को ये जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि वो भारतीय सिक्का है, यानी भारतीय सिक्के की कूटकृति है, मतलब भारतीय सिक्का है लेकिन नकली सिक्का है, तो भारत में आयात करेगा, यानी भारत में बाहर से मंगाएगा, इंपोर्ट करेगा, या भारत से उसका एक्सपोर्ट करेगा, उसका निर्यात करेगा, तो वो आजीवन कारावास से, दोनों में से किसी भांति के कारावास से भी हो सकता है या आजीवन कारावास से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब ये जो दोनों में से किसी भांति का कारावास ये कितना होगा, ये 10 वर्ष का होगा और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे भारतीय सिक्के की बात हो रही है और 237 में बात हो रही थी सिर्फ सिक्के की, सिर्फ कॉइन की, यहाँ पे बात हो रही है भारतीय सिक्के की। इसके बाद आती है धारा 239, सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय उसे ज्ञात था। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के पनिशमेंट की बात हुई है जो किसी ऐसे सिक्के को दूसरे व्यक्ति को देता है जो उस समय जब वो उसके कब्जे में आया था उसके कूटकृत होने के बारे में वो व्यक्ति जानता था, यानी उसको पता था कि जो सिक्का मेरे कब्जे में है या मेरे कब्जे में जो आया है वो कूटकृत है, वो नकली है। क्या कह रहा है सेक्शन कि जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए जिसे वो उस समय जब वो उसके कब्जे में आया था जानता था कि वो कूटकृत है, मतलब कि वो नकली है, कपट पूर्वक यानी दूसरे के साथ को कपट देने की का आशय रखते हुए, है ना, उसको धोखा देने के आशय से कि कपट किया जाए, उसे किसी व्यक्ति को परिधान करेगा, मतलब उसको किसी व्यक्ति को देगा, या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा, मतलब उस व्यक्ति को उकसाएगा कि वो उसको ले, उसकी कोशिश करेगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखनी है कि कोई व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है जो उस समय जब वो उसके कब्जे में आया था उस सिक्के के नकली होने के बारे में जानता था और वो उसको परिधान कर रहा है ताकि उस सिक्के को वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे और वो उसका असली के रूप में प्रयोग करे। यहाँ पे उसकी इंटेंशन यही है, दूसरे को धोखा देने की उसकी इंटेंशन है। इसके बाद आती है धारा 240, उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 बात कर रही है भारतीय सिक्के की जिसको कब्जे में आते समय व्यक्ति ये जानता था कि वो नकली है, भारतीय सिक्का तो है लेकिन नकली सिक्का है, और वो उसका परिधान किसी दूसरे व्यक्ति को करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 239 सिक्के की बात कर रहा था, जबकि ये जो सेक्शन है ये बात कर रहा है भारतीय सिक्के की। क्या कह रहा है सेक्शन कि जो कोई अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए जो भारतीय सिक्के की कूटकृति है, मतलब भारतीय सिक्का है बट वो नकली है, जिसे वो उस समय जब वो उसके कब्जे में आया था जानता था कि वो भारतीय सिक्के की कूटकृति है, मतलब उसको पता था जब वो उसके कब्जे में आया सिक्का, उसको वो जानता था, उसको पता था कि वो नकली भारतीय सिक्का है, कपट पूर्वक या इससे आशय से कि वो दूसरे के साथ कोई कपट किया जाए, उसे किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा या किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ध्यान रखना है कि सेक्शन 240 भारतीय सिक्के के बारे में बात कर रहा है और 239 सिर्फ सिक्के के बारे में बात कर रहा है। अब आज की जो वीडियो है उसमें हमने सेक्शन शुरू के जो सेक्शन है 230 से लेके और 240 तक के जो सिक्के और सरकारी स्टाम्पों से रिलेटेड चैप्टर में हमें पढ़ते हैं, हम आईपीसी में देखते हैं, वो सब हमने कवर किए हैं। आने वाली वीडियोस में हम सेक्शन 241 से लेके और 263A तक के जो सेक्शंस होंगे उनको कवर करूँगी मैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी और ज़्यादा आपको अभी और बहुत सारे मेजर लॉज जो हैं हमें केस लॉ के साथ डिस्कस करने हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कई सारी PDF भी मिल जाएंगी और साथ ही इस वीडियो लेक्चर की आप PDF भी ले सकते हैं।